ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। एआई क्रांति का साक्षी बनता भारत। आजकल आप देख रहे हैं कि एआई की काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो महाराष्ट्र के बारामती में एक छोटा किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के माध्यम से कृषि के नियमों को फिर से निर्धारित करने में जुटा है। और एआई के उपयोग से हम यहाँ कुछ असाधारण के साक्षी बन रहे हैं। और उर्वरक के इस्तेमाल में कमी, बेहतर जल संसाधन एवं उपज में बढ़ोतरी, यह भारत की एआई संचालित क्रांति की एक झलक मात्र है। तकनीक और नवाचार अब प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को बखूबी बदल रहे हैं। कई अर्थों में इस किसान की कहानी एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूक्ष्म रूप है। यह सूक्ष्म रूप 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारे प्रस्थान का है। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई, एआई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर जोर देकर अपने डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है। दशकों से भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है, किंतु अब यह हार्डवेयर विनिर्माण में भी बड़ी प्रगति कर रहा है। 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माणाधीन हैं, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हमारे शीर्ष 3 निर्यातों में शुमार हैं। और इस वर्ष भारत की पहली मेक इन इंडिया चिप लॉन्च की जाएगी, जो आप देखेंगे भारत में एक मील का पत्थर साबित होगी। जहां सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की तकनीकी क्रांति की रीढ़ है, वहीं डीपीआई इसे आगे बढ़ाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। भारत के इस तरह की एआई संरचना के माध्यम से आप देखिए इसे सभी के लिए सुलभ बनाकर एआई को का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। इस संबंध में एक प्रमुख पहल 18,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ भारत की कॉमन कंप्यूटर सुविधा है। 100 रुपये प्रति घंटे से कम की रियायत लागत पर उपलब्ध यह पहल सुनिश्चित करेगी कि सभी हितधारकों के लिए यह सुविधा सुलभ हो। और यह पहल मूलभूत मॉडल और अनुप्रयोगों सहित एआई आधारित प्रणालियों को विकसित करने के लिए जेपीयू तक पहुंच आसान बनाएगी। भारत आप देखिए विविध और उच्च गुणवत्ता वाले डाटा पर एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर गैर व्यक्तिगत अनाम डाटा सेट भी विकसित कर रहा है। यह पहल पूर्वाग्रहों को कम करने और सटीकता सुधारने में मदद करेगी, और जिससे एआई प्रणाली अधिक विश्वसनीय और समावेशी बनेगी। ये डाटा सेट कृषि, मौसम पूर्वानुमान और यातायात प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई संचालित समाधानों को शक्ति प्रदान करेंगे। और सरकार भारत के अपने आधारभूत मॉडलों के विकास में सहायता कर रही है। और इस समय आप देखिए बड़े भाषा मॉडल एलएलएम व भारतीय जरूरतों के अनुरूप समस्या विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं। एआई से जुड़े इस अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। और डीपीआई में भारत के अग्रणी कार्य से वैश्विक डिजिटल परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। कॉरपोरेट या फिर राज नियंत्रित मॉडल के बजाय भारत का सार्वजनिक निजी दृष्टिकोण का आधार यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म बनाने हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग करता है। निजी क्षेत्र डीपीआई और के शीर्ष पर यूजर के अनुकूल एप्लीकेशन विशिष्ट समाधान बनाते हैं और नवाचार पेश करते हैं। इस मॉडल को अब एआई के साथ सुपरचार्ज किया जा रहा है। और आप देखिए यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे वित्तीय व शासन प्लेटफॉर्म पर इन स्मार्ट समाधानों का प्रयोग किया जा रहा है। भारत की डीपीआई संरचना में वैश्विक रुचि G20 शिखर सम्मेलन में स्पष्ट थी, जहां विभिन्न देशों ने मॉडल को दोहराने की इच्छा व्यक्त की थी। और देखिए G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं। कितना? 21 मेंबर हो चुके हैं। इसमें आप देखेंगे, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि जापान ने भारत की यूपीआई प्रणाली को पेटेंट दिया है, और जो इसकी व्यापकता का प्रमाण है। भारत ने महाकुंभ 2025 के निर्बाध संचालन के लिए अपने डीपीआई और एआई संचालित प्रबंधन का लाभ उठाया है। एआई संचालित उपकरणों ने प्रयागराज में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए रेलवे यात्रियों की आवाजाही की निगरानी की है। कुंभ सहायक चैटबॉट में एकीकृत भाषणी द्वारा सभी के लिए आवाज आधारित खोया पाया सुविधा तत्क्षण
अनुवाद और बहुभाषी सहायता उपलब्ध कराई है। भारतीय रेल, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे विभागों के सहयोग ने समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संचार प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है। डीपीआई का लाभ उठाकर महाकुंभ 2025 ने तकनीक सक्षम प्रबंधन के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित किए हैं। और आप देखिए, भारत का कार्बल इसकी डिजिटल क्रांति के केंद्र में है। देश हर हफ्ते एक वैश्विक क्षमता केंद्र जोड़ रहा है, जो वैश्विक अनुसंधान और तकनीक विकास के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। हालांकि इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एआई, 5G और सेमीकंडक्टर डिजाइन को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव करके इस चुनौती का समाधान कर रहे हैं, और इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्नातक रोजगार के लिए तैयार कौशल के साथ कार्बल में प्रवेश करें, और जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच का फासला कम हो। और भारत भविष्य के लिए तैयार कार्बल का निर्माण कर रहा है। इसकी एआई नियामक संरचना उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देते हैं, और कठोर नियामक संरचना के द्वारा नवाचार के दबने का जोखिम और बाजार संचालित शासन द्वारा अक्सर कुछ लोगों के हाथों में शक्ति केंद्रित होने का खतरा रहता है। इसलिए भारत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना रहा है, और एआई से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए केवल कानून पर निर्भर रहने के बजाय सरकार तकनीकी सुरक्षा से जुड़े उपायों में निवेश कर रही है। और एआई वैश्विक उद्योगों को, या आप देखेंगे उद्योगों को नया आकार दे रहा है, और इसलिए भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने वाली नियामकीय संरचना को आप देखते हैं कि क्या बनाए रखना होगा। नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर से परे यह परिवर्तन हमारे लोगों के बारे में है। लेखक भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। नई शिक्षा नीति पर का बेतुका विरोध, ये आप देखते हैं कि हिंदी को लेकर दक्षिण भारत के राज्य विरोध करते रहते हैं ना। तमिलनाडु विरोध कर रहा है। ये देखिए, तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेंगे। देश में नई शिक्षा नीति 4 वर्ष पहले लागू की गई थी। अब उसका तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य अपनी चुनावी हित के लिए भाषा के नाम पर इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। उनका यह रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था में समकक्षता तथा स्तरीय समानता लाना परम आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं कि सभी राज्यों के अधिकारियों और विशेषज्ञों के सहयोग से बनी नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली को भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। यह ज्ञान सर्जन में भारत की अग्रणी भागीदारी भी लक्षित करती है। इसमें एक ऐसी भावी पीढ़ी तैयार करने की क्षमता है जो भारत के प्रति समर्पित होगी और उसकी विविधता में एकता को साकार कर विश्व के समक्ष उदाहरण बनाकर प्रस्तुत कर सकने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होगी। और उसमें आप देखिए, भारतीय मूल की समझ तो होगी ही, और उसकी सराहना का भाव उसमें स्वतः ही अंतर्निहित हो जाएगा। और लेकिन यह आप देखते हैं कि सब तभी संभव होगा जब शिक्षा नीति का केवल राजनीति के साथ विरोध कर उसके क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न ना की जाए। हर सरकार, और विशेष रूप से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को यह समझना चाहिए कि उसके निर्णय भारत के युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं का सदैव खरे उतरे। और स्टालिन सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि उसका आचरण भारत की नई पीढ़ी को प्रभावित करने वाला है। जनता के विश्वास पर खरा उतरना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य है। ऐसा करने में पक्ष या विपक्ष में होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि इस उत्तरदायित्व को अनेकानेक अवसरों पर भुला दिया जाता है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन यहाँ की हालिया विधानसभा चुनाव सारे देश के लिए आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र बने रहे। विभिन्न दलों ने जिस ढंग से चुनाव प्रचार के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, जिस भाषा का उपयोग किया, उससे जितनी निंदा की जाए कम है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हो रहे शालीनता के इस हनन का बच्चों तथा युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमें याद रखना होगा कि देश के भविष्य के कर्णधारों की पीढ़ी की तैयारी केवल घरों और कक्षाओं में ही नहीं होती है, बल्कि उस पर समाज के विशिष्ट जनों के आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। देश के चयनित प्रतिनिधियों और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रभाव तो उन पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि सारे संचार माध्यम लगातार उनसे संबंधित बर्डन की प्रसारित करते रहते हैं। स्कूलों की कक्षाओं में नैतिकता, मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पर अपने
प्राध्यापक का प्रभावशाली भाषण सुनकर आया युवक जब संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखता है और पाता है कि वहां तो सब कुछ उससे विपरीत हो रहा है जो उसे सिखाया पढ़ाया गया, तब उसकी विचारिकता सही और गलत के बीच हिचकोले खाने लगती है। ऐसी स्थिति में उस पर नकारात्मकता के हावी होने की आशंका अधिक बनती है। यदि अपनी कुलपति या फिर प्राचार्य को की टेबल पर चढ़कर कागज फाड़कर उनके मुंह पर फेंक देता है, तब वह किसी आधिकारिक रूप से सम्मानित घोषित महानुभाव का ही अनुसरण कर रहा होता है। जब देश का युवा भारत की संसद में असंसदीय आचरण देखता है और जब आप देखते हैं कि वह संसद में अध्यक्ष और सभापति का असम्मान होते देखता है, तब उससे वह अनजाने में और अनकहे ही बहुत कुछ अंतर्निहित कर लेता है। संसद के सदन लगातार स्थगित होते रहे और विश्वविद्यालय में कक्षाओं के नियमित चलने के उपदेश दिए जाएं तो इसे अनावश्यक विलाप ही कहा जाएगा। और यदि संसद सही उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगी तो नगर पालिका के पार्षद से अपेक्षा क्या बीमारी नहीं होगी। कार्यकारी पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अनुकरणीय और शालीन आचरण प्रस्तुत करना होता है। नीतियां कितनी ही सजग, सतर्क और व्यवहारिक क्यों ना हो, जब वे केवल कागजों में रह जाएं तब समझना चाहिए कि उनके क्रियान्वयन के प्रति जिम्मेदार लोगों ने अपने काम ठीक से नहीं किए। और संविधान केवल चुनावी हार जीत का तक सीमित नहीं है, उसमें व्यवहारिक शालीनता, सेवानुकरणीय आचरण, ईमानदारी और निष्कर्षता भी अंतर्निहित है। संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भविष्य में संविधान के प्रावधानों की सार्थकता, उपयोगिता और उसका क्रियान्वयन करने के लिए चुने गए लोगों पर यानी उनकी प्रवृत्तियों और नियत और नैतिकता पर निर्भर करेगी। अपेक्षा तो यही थी कि स्वतंत्र भारत में नेताओं की जो नई पीढ़ी आएगी, सत्ता संभालेगी, वे भी उन्हीं आदर्शों का पालन करेगी जिन पर चलकर स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन अफसोस है कि ऐसा करने वाले गिनती के लोग रह गए। नई शिक्षा नीति हमारे इसमें मदद कर सकती है, लेकिन तभी जब उसे अमल में लाने के लिए सभी अपना योगदान दें। लेखक प्रधानमंत्री संग्रहालय ग्रंथालय में अटल फेलो है, इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, मैं बता दूं कि हमारे देश के नेता 1 पे 11 सभी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। आप देखेंगे स्वभाव मनुष्य की मूल प्रकृति, प्रवृत्ति, मनोदशा और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होता है। स्वभाव को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला भी कहा जाता है। स्व अर्थात स्वयं और भाव अर्थात मन में उत्पन्न होने वाले विचार। इसलिए स्वभाव या फिर आचरण की शुद्धता का आग्रह रहता है। वस्तुतः मन जितने सुंदर विचारों से ओतप्रोत होगा तो स्वभाव भी उतना ही उत्कृष्ट होगा। स्वभाव की उत्कृष्टता से मनुष्य सभी का प्रिय पात्र बन सकता है और ऐसे मनुष्य की मनोदशा विपरीत मनोदशा के लोगों की संगत से भी अप्रभावित रहती है, यानी कुसंग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन की सुगंध से मोहित विषधर सर्प के लिपटे रहने के बाद भी चंदन की गंध, सुगंध और शीतलता पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप देखिए, मन से कुविचारों का निष्कासन होने पर मन की निर्मलता कामधेनु की तरह पवित्र हो जाती है। तब पवित्र मन से प्रस्फुटित विचारिकता का प्रभाव स्वभाव में परिलक्षित होने लगता है। फिर यह बहुत से लोगों के मन में अह का वहम जागृत हो जाने से उनके स्वभाव में विकृति आने लगती है, उनके भाव दूषित होने लगते हैं, तो स्वभाव विरूपित होने लगते हैं। और आप देखिए, स्वभाव को निर्मल बनाए रखने के लिए आलोचकों के सम्मान और उनके मत पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। आलोचकों द्वारा रोकने टोकने से स्वभाव में आए विकारों को दूर करने में सहायता मिलती है। फिर या ऐसे आलोचक हमारे शुभचिंतक ही होते हैं, लेकिन कई बार गलत धारणाओं के चलते हम उनसे ही दूरी बनाने लगते हैं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि परमात्मा ने अन्य तत्वों की तरह मनुष्य को भी जो मूल स्वभाव दिया वह है करुणा का, क्षमा का, शील का और आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का। मनुष्य को इसका जीवन पर्यंत निर्वाह करते हुए उन्हें अपने स्वभाव का भाग बनाए रखना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा। पुलिस का काम यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है जिसमें यह मांग की गई कि पुलिस कर्मियों के काम के घंटे तय करने के साथ उन्हें साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
यह एक सच्चाई है कि अपने देश में पुलिस पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। समय के साथ उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसे वांछित सुविधाएं और संसाधन नहीं मिल पाते हैं। औसत पुलिसकर्मियों के काम के घंटे तय नहीं होते हैं, उन्हें तय अवधि से लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है। साप्ताहिक अवकाश भी उन्हें मुश्किल से मिल पाता है। अपने देश में औसत पुलिसकर्मी जितना काम 3-4 दिन में करते हैं, उतना पश्चिमी देशों में 1 सप्ताह में करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि देश में पुलिस संख्या बल के अभाव से जूझ रही है, कमी से जूझ रही है। और आप देखेंगे कि हर राज्य में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। समस्या यह है कि राज्य सरकारें समय रहते रिक्त पदों को भरने में तत्परता नहीं दिखाती हैं, और इसी कारण कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा कि सभी राज्य प्राथमिकताओं के आधार पर रिक्त पदों से को भरें। यह ठीक है कि तकनीक के उपयोग ने पुलिस का काम आसान किया है, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती का कोई विकल्प नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। ये जरूर याद रखा करिएगा, इस तरह की संस्था कुछ कहता ही है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेकिन अपने देश में अधिकतर राज्यों में प्रति 1 लाख आबादी पर इससे आधे भी पुलिसकर्मी नहीं है। इसका बुरा असर केवल पुलिसकर्मियों के काम और उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि कानून एवं व्यवस्था पर भी पड़ता है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि पुलिस पर काम के बोझ को कम किया जाए, बल्कि यह भी है, आप देखेंगे, बल्कि यह भी है कि उन्हें पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। ऐसा किए बिना कानून एवं व्यवस्था को बेहतर नहीं किया जा सकता है। देश के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि कानून एवं व्यवस्था लोगों को अपेक्षाओं पर खरी उतरे। पुलिस के काम के घंटे तय करने और उसे अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने के साथ एक जरूरी काम उसकी कार्यप्रणाली और मानसिकता बदलने का होना चाहिए, और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने देश में पुलिस की छवि जनहितैषी बल्कि नहीं है। इसका प्रमुख कारण पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है। कुछ कर्मी तो पुलिस की नौकरी को ऊपरी कमाई का आसान जरिया मानते हैं। भारतीय पुलिस की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उसे राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है। विडंबना यह है कि ना तो केंद्र सरकार पुलिस सुधारों को लेकर गंभीर है और ना ही राज्य सरकारें। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी बताइए। मंसा पर सवाल। हाईटेक सिटी का सपना दिखाकर लोगों के साथ छल करने वाली रियल एस्टेट कंपनी अंसल एपीआई को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शक्ति दिखाई, वह घर का सपना देखने वाले खरीदारों को कुछ राहत देने वाली है। लेकिन प्रश्न वही पुराना है कि जब ये कंपनी अपना ठगी का जाल बिछा रही होती है, तब अधिकारियों में सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती है। उल्लेखनीय है कि अंसल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्ष 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हाईटेक सिटी विकसित करने का जिम्मा मिला था। 20 साल तक वह खरीदारों से मोटे रकम जमा कर घपलेबाजी करती रही। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से उसके दिवालिया घोषित होने के बाद से अपना पैसा लगाने वाले घर खरीदार बेचैन है। यह ठीक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि किसी भी खरीदार के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और लेकिन अधिकारी सचेत रहते तो यह नौबत ही क्यों आती। और खरीदारों का यह कहना है कि उचित है कि उन्होंने यह देखकर पैसा लगाया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ उसका समझौता है। फिर यह जिम्मेदारी तो अधिकारियों की बनती ही है कि जब अनियमितताओं के कारण उसकी रजिस्ट्रियां थमी, तभी उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए था, और जांच इस बिंदु पर भी होनी चाहिए कि समाधान निकाला जाना चाहिए कि वैसे कमोबेश इस प्रकार की समस्याएं अन्य राज्यों में भी हो सकती हैं। इसलिए समय रहते राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा। ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। नाबालिगों के अपराध की ओर धकेलता इंटरनेट। आरंभिक दौर में इंटरनेट वरदान के रूप में उभर कर सामने आया था, परंतु अब वह अभिशाप भी बन रहा है। किशोर इसकी चपेट में आकर अपराध करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आज किशोरों द्वारा किए जा रहे अपराध गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण इंटरनेट है। इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध होने वाली अश्लील सामग्री, अनैतिक मद्यपान आदि बच्चों में आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में झारखंड में हुए एक घटना दिल दहला देने वाली है। दरअसल इस घटना में 18 नाबालिग लड़कों ने 3 नाबालिग आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म किया, और पुलिस हिरासत में लड़कों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिन में मोबाइल पर ब्लू फिल्म यानी कि पोर्न वीडियो देखी, जिस कारण उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा ही वास्तव में करते हैं। और यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि देश का भविष्य कहलाए जाने वाले किशोर अनजाने में ही सही परंतु अपराधी बनते जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की
2021 की रिपोर्ट बताती है कि 8 से 18 वर्ष की उम्र के करीब 30% बच्चों के पास अपना स्वयं का स्मार्टफोन है। वहीं तकरीबन 62% अपने माता पिता के फ़ोन का प्रयोग करते हैं, जिनमें से लगभग 43% बच्चे इंटरनेट मीडिया पर भी सक्रिय हैं। एक चिंताजनक तथ्य यह भी है कि 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी यौन हिंसा के मामले में संलिप्त देखे जा रहे हैं। एक संबंधित रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे रोजाना 3 घंटे से अधिक इंटरनेट पर सक्रिय रहते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। इनमें याददाश्त कमजोर होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और बेचैनी की समस्या बहुत अधिक होती है। कई बार बच्चे अपनी भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे बढ़ती बेचैनी अपराध करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। कम उम्र में इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल बच्चों के मानसिक विकास में बाधा पैदा करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक अध्ययन में बताया गया है कि बीते 20 वर्षों में बच्चों के भीतर अटेंशन स्पेन यानी कि 2.5 मिनट से घटकर 47 सेकंड हो गई है। वस्तुतः इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां बच्चा जो कुछ देखता है उसे करने के लिए उत्तेजित होने लगता है, और जिस कारण वह कई बार अपराध के दलदल में भी फंस जाता है। यदि आज की पीढ़ी इस भयानक परिस्थिति से बाहर नहीं निकले तो बच्चे समाज के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे। इस बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना उनके भविष्य के लिहाज से सही नहीं है, और लेकिन हमें आवश्यकता को लत ना बनने देने के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना बच्चों को सिखाना होगा। इसके लिए हर संबंधित स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में ना टेलीग्राम पर वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। इंटरनेट मीडिया कंटेंट पर सख्ती, आजकल आप देखते हैं कि इसको लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। स्मार्टफोन पर इंटरनेट मीडिया को स्क्रॉल करते समय अनायास आंखों को चुभने वाले कंटेंट से सामना हो ही जाता है। वे न केवल अटपटे और फूहड़ होते हैं बल्कि कई बार शालीनता की सीमा को भी लांघ जाते हैं। इनमें रील्स की भरमार है, जबकि OTT सीरीज से लेकर कॉमेडी, कमेंट के टॉक शो भी बेपरवाही से हदें पार करने वाले कंटेंट परोस दे रहे हैं। रील्स में आप देखने वाले सार्वजनिक जगहों के अधिकतर वीडियो में नाटकीयता, द्विअर्थी संवाद, गीत संगीत की फुहड़ता, समाज के प्रति गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी रवैये की झलक देखी जा सकती है, और इसने डिजिटल संसार में नए बाजार और कारोबार को पैदा कर दिया है, और जिनमें कंटेंट क्रिएटर, इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर का साथ देने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम की टेक और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां तक शामिल हैं। इनमें से एक खास तरह की वित्तीय व्यवस्था बन गई है जहां से कंटेंट क्रिएटर से लेकर सरकारों को अच्छा खासा राजस्व का लाभ मिलता है। OTT के सीरीज और चैनलों के टॉक शो के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इनके सभी कंटेंट सुनियोजित तरीके से तैयार किए होते हैं, दर्शकों के संवेदनशील मनोविज्ञान पर हमला करते हैं, सामान्य लोगों की दुखती रगों को छेड़ते हैं और दोहरे अर्थ के संवाद से सेक्स अपील की अश्लील और अभद्र भावना भड़काते हैं। असामाजिक और मौजूदा दौर की वास्तविकता दिखाने के बहाने से किशोरों और युवाओं को इस कदर उत्तेजित कर डालते हैं कि वे उसी रो में बहने लगते हैं। अधिक दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए रील्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सहारा लेते हैं, यानी इंटरनेट मीडिया में के तमाम कंटेंट सुनियोजित ताने माने में लिप्त होते हैं, जिसमें विभिन्न उम्र वर्ग और समुदाय के लोग विजिटर्स, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वार पर इनके प्रभाव को बनाए रखते हैं, और इनसे विवाद तब पैदा हो जाता है जब सामाजिक नैतिकता, विशिष्ट पहचान और मानवीय मानदंड की संपदा प्रभावित हो जाती है। कंटेंट की फुहड़ता और अश्लीलता का तीखापन सामाजिक सामंजस्य को न केवल बिगाड़ देती है बल्कि लोगों को आक्रामक भी बना देती है। सवाल यह है कि कंटेंट के स्तर का मूल्यांकन किस तरह हो और इसके तेज और तीखे फैलाव पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इसका दायित्व किस पर हो? सरकार, समाज, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या फिर टेक कंपनियों पर? कानून की सख्ती के साथ उन्हें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने में पहल किसकी हो और कैसे कामयाबी मिले? हाल के दिनों में एक बड़ा मामला इंडियाज गॉट टैलेंट की अश्लील टिप्पणी का आया, और इसके पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया ने माता पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिसके देश भर में काफ़ी आलोचना हुई। लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। FIR तक दर्ज
किया गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांग ली, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा तब कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले अश्लील सामग्री को रोकने संबंधी सवाल जवाब किए। इसका असर हुआ कि केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया के 50 लाख से अधिक इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली। दिल्ली की प्रतिष्ठित महिला कॉलेज के प्रशासन, प्रिंसिपल और छात्रों को जिद्दी गर्ल्स सीरीज के में कॉलेज का संक्षिप्त नाम गवारा नहीं लगा और कॉलेज अथॉरिटी ने वेब सीरीज के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया। हद तो तब हो गई जब टेलीग्राम द्वारा महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाती महिलाओं की वीडियो बेचे जाने का मामला सामने आया। 50 करोड़ से अधिक सक्रिय यूजर वाला टेलीग्राम क्लाउड आधारित इंटेंट मैसेजिंग सर्विस का एक लोकप्रिय क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन, वीडियो कॉलिंग, शेयरिंग और कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न मोर्चों पर अपने यूजर की सुरक्षा करने में विफल रहा है, जिससे इसकी वैश्विक स्तर पर आलोचना होती रही है। दरअसल इसके ग्रुप एडमिन ने महाकुंभ के वीडियो का उपयोग सदस्यता शुल्क देने वालों को सीधे पॉर्न साइटों तक पहुंचने के लिए एक लिंक की तरह किया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां बने 200 तक की संख्या वाले नियमित समूह को संचालित करने वाले सुपर ग्रुप होते हैं और जिसके सदस्यों को संख्या 2 लाख तक हो सकती है। इन पर कम से कम 20 देशों में महिलाओं की हजारों गुप्त रूप से फिल्माई गई, चुराई गई, लीक की गई तस्वीरें साझा करने का आरोप भी लगता रहा है और ग्रुप एडमिन अपने सदस्यों से उनके सहकर्मियों, सहपाठियों या पूर्व के साथी की तस्वीर एक ऑटोमेटेड अकाउंट में मंगाते हैं ताकि उन्हें भेजने वाले की पहचान बताए बिना विकसित किया जा सके। और इसमें आमने सामने की बातचीत एंड टू एंड इनक्रिप्ट होती है, लेकिन इसमें ग्रुप संदेशों को एंड टू एंड इनक्रिप्ट नहीं कर सकता और जिसका अर्थ है कि वे चैट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं, जबकि यह यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी तक पहुंच बनाने की अनुमति देता है। इसका मॉडरेशन दृष्टिकोण न केवल उदार है बल्कि इसके पास अतरंग वीडियो है। वीडियो के गैर सहमति वाले शेयरिंग से निपटने के लिए कोई नीति नहीं है, क्योंकि ग्रुप एडमिन की यह तय कर सकते हैं कि कौन पोस्ट कर सकता है, शेयर कर सकता है या मेंबर्स को एडमिन रिमूव कर सकता है। कुल मिलाकर यह सब इंटरनेट मीडिया के बाजार का एक सुनियोजित परंतु वैचारिक सोच को प्रदूषित करने वाला तरीका बन चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं? भ्रामक कंटेंट के विरुद्ध पुख्ता निगरानी। इंटरनेट मीडिया पर कानूनी शिकंजा का मतलब है कि सरकारें और कानूनी एजेंसियां इसके प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और गलत अवैध कंटेंट पर कार्रवाई कर रही हैं। और आप देखिए, भारत समेत कई देशों में इंटरनेट मीडिया को लेकर कई आईटी कानून और नियम लागू किए गए हैं और जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडिया गॉट टैलेंट शो के आरोपी यूट्यूबर रणवीर अलावादिया को भली ही सख्ती की शर्तों और शालीनता पर नैतिकता के मानकों के साथ शो चलाने की अनुमति मिल गई हो, लेकिन यह तमाम कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को कानूनी दायरे में काम करने की चेतावनी भी है। और अब देखिए, वीडियो, ब्लॉग, पोस्ट, ब्रॉडकास्ट, ग्राफिक्स या अन्य प्रकार का कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर के बूते ही एक इन्फ्लुएंसर इंटरनेट मीडिया पर बड़ा और प्रभावशाली फॉलोवर्स बेस हासिल करता है। इनका मुख्य उद्देश्य जानकारी देना, मनोरंजन करना, एकजुट करना या फिर ब्रांड प्रमोशन करना होता है। ये अपने विचारों, अनुभवों और लाइफ स्टाइल से लोगों को मजबूती से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और उसके बाद ब्रांड्स इन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्रमोशन के लिए हायर करते हैं। यही मूल वजह इनके भटकाव और कानून को दरकिनार करने की होती है। रणवीर पर भी संभवतः आय बनाए बढ़ाने का दबाव था, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त साफ हो गया। कोर्ट में उनके और 280 अन्य कर्मचारियों की रोजी रोटी की दुहाई देते हुए शो पर लगी रोक हटाने की गुहार लगाई गई। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शो चलाने की राहत दी, साथ ही केंद्र से रेगुलेशन के उपाय करने को कहा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हो रही अभद्रता, अश्लीलता पर अंकुश की जरूरत बताया। कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर के लिए नए नियम कानून आईटी रूल्स 2021-2023 के तहत बने हुए हैं और इसमें आप देखिए, इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी फेक न्यूज या भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य इंटरनेट मीडिया, डिजिटल कंटेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को नियंत्रित करता है और गलत जानकारी, साइबर अपराध, डाटा सुरक्षा और अनुचित कंटेंट को रोकना। साथ ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार इन्फ्लुएंसर को ब्रांड प्रमोशन करते समय पेड प्रमोशन या फिर स्पॉन्सर्ड लिखना जरूरी है। और आप देखिए, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अनुसार किसी की निजी जानकारी बिना इजाजत के शेयर करना गैर कानूनी है। इसे ध्यान में रखते हुए इंटरनेट मीडिया कंपनियां व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, एक्स एवं टेलीग्राम को
अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन, डाटा प्राइवेसी और यूजर सुरक्षा को लेकर कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। इन प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवांस रिडेसल सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र रखना जरूरी है और उन्हें इसके लिए हमेशा तैयार रहना होता है कि सरकार फेक न्यूज़, साइबर क्राइम और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने की दिशा निर्देश दे सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इन नियमों के तहत लाया गया है। और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को यूजर्स की प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा को लेकर बनाया गया। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को यूजर्स का डाटा बिना सहमति के शेयर करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही यूजर्स को डाटा डिलीट कराने का अधिकार भी दिया गया है। गैर कानूनी कंटेंट भी इंटरनेट मीडिया को प्रभावित करते हैं, जो टेलीग्राम के मामले में हुआ। इसे और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। टेलीग्राम पर अंकुश लगाने में अड़चनें हैं क्योंकि यह दुबई से काम करता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं इस ऐप पर यूरोपीय संघ या फिर अमेरिका की नीतियां लागू नहीं होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि टेलीग्राम पर लाखों ग्रुप्स और चैनल्स हैं जिन्हें मॉनिटर करना लगभग असंभव सा है, लिहाजा इस तथ्य के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा क्योंकि प्रीलिम्स आपको देना है। बढ़ता ही जा रहा है कर्ज का मर्ज। ये आप देखते हैं कि कहाँ की बातें, मध्य प्रदेश भी कर्ज ले रहा है क्योंकि फ्री की योजनाओं की बातें हो रही हैं, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का हाल देख ही रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठियों पर नकेल, ये आप देख लीजिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है ना, ये आप देख लीजिए बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। हाल ही मुंबई में एक अवैध बांग्लादेशी महिला को पकड़ा गया है। कुलसुम शेख नाम की बांग्लादेशी घुसपैठी ने अपना नाम मोहिनी रख लिया था। यह बांग्लादेशी महिला 2016 से भारत में रह रही थी। उसके फोन के में प्रतिबंधित IMO कॉल ऐप थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जब मुंबई पुलिस ने अभियान शुरू किया तो इस महिला ने पकड़े जाने के डर से इस ऐप को डिलीट भी कर दिया था। लेकिन डिजिटल दुनिया में कोई इम्पैक्ट इन प्रिंट कभी मिटता नहीं है। घुसपैठिए प्रतिबंधित की गई ऐप का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी गतिविधियों को ट्रैक ना किया जा सके। ऐसे ना जाने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहे हैं और प्रतिबंधित कॉल ऐप के जरिए बांग्लादेश में अपने स्वजनों से बातचीत करते हैं, चूँकि इससे आतंकवाद का खतरा भी बढ़ सकता है। लिहाजा इस तरह के ऐप के उपयोग किए जाने की दिशा में उनकी निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। क्या हम सभी ऐसा सोच भी सकते हैं कि घरों में सफाई, खाना बनाने का काम करने वाली जो स्वयं को बंगाली बताती है वह वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठियों और घुसपैठी अपने फ़ोन में ऐसे ऐसे ऐप रखते हैं जिनके बारे में जान पाना आसान नहीं है। इसलिए पुलिस अक्सर नौकर और कामगार आदि के वेरिफिकेशन पर जोर देती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे घुसपैठिए घरेलू नौकर से लेकर तमाम प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। वैसे इस पूरे मामले में एक सवाल यह भी उठता है कि दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो घुसपैठियों को काम पर रखने की अनुमति देता है। दुनिया के अधिकांश देशों में ऐसी गैरकानूनी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। घुसपैठियों को नौकरी देने पर भारी जुर्माना और सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। भारत में घुसपैठियों की बढ़ती समस्या और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार भी सक्रिय हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ समय बाद इसके परिणाम हमें दिखाई दे सकते हैं। घरों और व्यवसायों में घुसपैठियों को काम करने की इजाज़त कोई देश नहीं देता है। जो लोग जानबूझकर घुसपैठियों को काम पर रख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत गंभीर है। घुसपैठियों को काम देने वाले लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं और इनके नियोक्ताओं को यह नहीं अंदाजा होता कि वे परोक्ष रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। जब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है तो फिर ये अपने साथ और एकाध 100 लोगों को ले आते हैं और उसके बाद संबंधित इलाके में जंगल, सरकारी जमीन, यहाँ तक कि सैन्य या अर्धसैन्य बलों के कैंपों के निकट भी कब्जा करते हुए झुग्गियां बना लेते हैं जो हमारे सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इन घुसपैठियों का उपयोग अपने हित साधने के लिए आतंकी संगठन भी कर सकते हैं। इस बात की भी आशंका बनी रहती है जो लोग इस देश के नहीं हैं, जो चोरी छिपे भारत की जमीन पर आए हैं, उनकी उपस्थिति भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्थानीय लोग सचेत और जागरूक हो जाएं तो देश को संभावित खतरे से बचाया जा सकता है। सीमा पर बाड़बंदी की बातें हो ही रही हैं, तो घुसपैठियां जब बांग्लादेशी सीमा पार करते हैं तो वहाँ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवान भी होते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में नहीं आता कि BGB ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत आने से रोका हो या फिर कभी बांग्लादेश ने अपनी सीमा पर फ्रेसिंग की हो। तो क्या बांग्लादेशी आर्मी या BGB या फिर बांग्लादेश सरकार की भारत में घुसपैठ पर मौन सहमति रही है? पड़ोसी
पड़ोसी को हमारे बॉर्डर पर दीवार से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वाड़बंदी होने से वह अपनी बेहिसाब आबादी को हमारे देश में नहीं घुसा पाएगा। ट्रांस बॉर्डर होने वाले अवैध कारोबार रुक जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में लिखित जवाब में लोकसभा में बताया कि 4096 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश बॉर्डर के 3232 किलोमीटर हिस्से पर बाड़बंदी हो चुकी है। वहीं आप देखिए 864 किलोमीटर हिस्से पर अभी बाड़बंदी बाकी है, और जिसमें से 175 किलोमीटर हिस्से पर नदी व अन्य कारणों से बाड़बंदी मुश्किल है। बांग्लादेश बहुत अच्छे से जानता है कि भारत में बांग्लादेश से घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं और उन्हें क्यों भारत भेजा जा रहा है। भारत की जनता इस मामले में अनजान है कि बेहिसाब घुसपैठ करती बांग्लादेशी आबादी के मंसूबों से भारत के नागरिकों को जागना होगा, समझना होगा कि खतरा केवल उनकी आने वाली पीढ़ियों पर ही नहीं है। संभवतः कुछ वर्षों में बंगाल, असम की तरह देश की कई और विधानसभा और लोकसभा सीटों पर डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाए, तब कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठी ही आपके जनप्रतिनिधि के चयन में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन घुसपैठियों को हमारे आसपास देश भर में कहीं भी कोई काम ना मिले। ऐसा कोई होने पर ये वापस लौटने पर मजबूर होंगे। और कहते हैं कि आप देखिए कि अवैध रूप से लाखों लोग भारत में रह रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अब आप देखिए हमारे देश में 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, तब ऐसा माना जा रहा था कि इन अवैध लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था, देखिए वो काम भी करने लगे हैं। लेकिन हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें ही की जाती हैं, लेकिन उस पर कम ही चला जाता है, ये आप भी जानते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।